डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो क्लासेस जो 2 लेक्चर्स लिए छोटे छोटे से, उसमें हमने कैलकुलस के पॉइंट्स को देखा कि कैलकुलस में आपका फंक्शन क्या है, डेल्टा क्या है, डी क्या है, और हमने सेकेंड लेक्चर में रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विस्पेक्ट टू द अनदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विस्पेक्ट टू द इनपुट। आप उसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स बोलिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से एक डिस्कशन लेके चलते हैं, और हम लोग आगे से एक तरीके से मैं बोलूँ तो y और x जो हैं वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। x आपका कौन सा वेरिएबल हो गया इंडिपेंडेंट, y डिपेंड करता है। यहाँ पे एरिया और रेडियस आ सकते हैं, है ना। तो जो dy बाई डी एक्स है वो कल को dA बाई डी आर हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रिस्पेक्ट टू द रेडियस। हो सकता है आपका जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, तो पोजीशन और टाइम, पोजीशन इस पर क्या हो जाएगा आपका एक्स, और टाइम किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो ये जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन रिस्पेक्ट टू द टाइम। हो सकता है पार्टिकल जब चल रहा हो तो नई नई गाड़ी लिए, एक्सेलेरेशन भी हो सकता है उसके पास, एक्सेलेरेटर दबाया और निकल पड़े, वेलोसिटी बढ़ा दी। अब वेलोसिटी भी क्या टाइम डिपेंडेंट हो सकती है, तो आंसर आता है यस सर। वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना फास्टली वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो एक टर्म क्वांटिटी डी वी बाई डी टी हुई। हो सकता है इन क्वांटिटीज़ के अपने कुछ नाम भी हों, जैसे डी वी बाई डी टी एक्सेलेरेशन बोला जाता है, कितना फास्टली पोजीशन चेंज हो रही है वो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, कितना पार्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है पार्टिकल का एक्सेलेरेशन होता है। वेरियस क्वांटिटी हैं जो एक से दूसरे से रिलेट होकर चलती है ना। ऐसे मान लीजिए आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है ना, कॉमर्स की लैंग्वेज में चेक करें, प्रिंसिपल अमाउंट क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, यस सर। तो जो आपके पास अमाउंट आपका जो सेविंग है, जो आपकी बैंक में आपने जो पैसा जमा कर रखा है, उसको मैं एस लिख दूँ, है ना। तो क्या डी एस बाई डी टी सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेविंग रिस्पेक्ट टू द टाइम, कोई तो इंटरेस्ट रेट बोलते थे ना, क्लियर। तो भाई ये आपको पता है, प्राइस के टर्म में देख लीजिए, आपके पास कोई चीज़ आप लेते हैं, कोई कमोडिटी ले ली, कोई बड़ी हाई फाई कमोडिटी नहीं, सिंपल में टोमेटो के रेट की बात कर लूँ, क्या उसका प्राइस टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है, यस सर। अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस रिस्पेक्ट टू द टाइम, नो डाउट उस लेवल पे जाके हमें नहीं बात करनी है, पर इन्फ्लेशन रेट होता तो है ना। तो हम पढ़ते भी न्यूज़ में आता है कि सर इन्फ्लेशन रेट 0.3 है, इन्फ्लेशन रेट 0.2 है, ऐसा सुनते हैं, तो वो चीज़ आपकी है, तो रेट आपका सब जगह है। अब अगर हम इसको अपने डिस्कशन पे लेके आएँ तो एक ये बात पक्की हो गई, वाई और एक्स भी आप कुछ भी पढ़ सकते थे। तो आपने ऐसे पढ़ा कि एक क्वांटिटी थी वाई जो डिपेंड करती है एक्स पे, इसको 3x+4 लिखा, है ना। और आपसे कोई कहता है भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। आपको ही पता है बिल्कुल, जैसे गांव का आदमी होता है ना, उसको गांव का आदमी सबसे अच्छा, उसने कोई बुकिश नॉलेज नहीं उसके पास, उसको पता है कि सीधे सीधे ऐसे करना है। उसको सिखाया गया एक्स बढ़ाओगे वाई बढ़ेगा, उसने कहा सर एक काम करिए सर, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग वाई बढ़ जाएगा। यस सर, बहुत बढ़िया। आपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखा, वाई प्लस डी वाई, इसको लिखा 3x+3dx+4। तो ऐसा करने से बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी थी, 3x+4 थी। ये वैल्यू अगर यहाँ पे लिखते हो तो ये वैल्यू होगी 3x+4 प्लस डी वाई इज इक्वल टू 3x+3dx+4। क्या ऐसा करने से आपका 3x कैंसिल, 4 कैंसिल, और आपको एक बार समझ में आई कि x के चेंज करने से y में चेंज आया, और ये रेशियो इस बार कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू +3। अब दो चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से गौर फरमाना है कि भाई प्लस क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव है तो ये बढ़ रहा होगा, है ना। y इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट से मतलब हर एक उसमें छोटा सा चेंज, जो dx अगर तुमने 1 डिसाइड कर लिया तो x को 1 से बढ़ाओगे y 3 से बढ़ जाएगा, x को फिर से 1 से बढ़ाओगे y 3 से बढ़ जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट रेट बोला जाता है। सर ये पॉजिटिव रेट है और साथ साथ कांस्टेंट भी है। तो अगर आपने स्टेप डिसाइड कर लिया dx 1 है तो dy श्योरली, अगर dx की वैल्यू आपने 1 डिसाइड कर ली तो dy श्योरली आपका 3 ही रहेगा। ओके,
तो एक ने कहा चलो ठीक है मान गया, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। मैंने लिख दिया बेटा 12 माइनस 3x, 12 माइनस 6x लिख दिया। अब 12 माइनस 6x लिखते हैं तो आपको पता है सर x को बढ़ाइए, आपने x को बढ़ाया, x की जगह क्या लिख दिया x प्लस डी एक्स। टेक्निकली आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आपने x की जगह x प्लस डी एक्स लिखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस डी वाई। वाई प्लस डी वाई अगर लिखते हो तो ये हो गया y प्लस डी वाई। वाई खुद कितना है 12 माइनस 6x प्लस डी वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 6x माइनस 60x। यहाँ से 12 माइनस 6x कैंसिल हो गया और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -6। ओके, डी वाई बाई डी एक्स -6 आया तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, इस पर चेंज मेरा नेगेटिव आया। नेगेटिव चेंज का मीनिंग आप सब क्लियर है, ये कैसा फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा। तो जो डिक्रीजिंग होते हैं उनका डी वाई बाई डी एक्स बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद टू द एक्स बोलिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स बोलिए, जो बोलिए। पर एक बात पक्की है सर, रेट ऑफ आउटपुट, सिंपल चेंज ऑफ आउटपुट और चेंज ऑफ इनपुट नेगेटिव आया तब डिक्रीजिंग होगा, और ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ हो रहा होगा। सर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? सर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि अगर एक स्टेप आप डिसाइड कर लीजिए, dx को क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो dy पक्की बात कितना हो जाएगा -6। आप x में एक स्टेप आगे बढ़ोगे, है ना, जैसे ये देख लो, x में एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो y में 6 गिर जाओगे, x में फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे y में 6 गिर जाओगे, x में एक स्टेप आगे बढ़ोगे y में 6 गिर जाओगे। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आया। क्लियर? तो सही, तो dy बाई डी निकालना बड़ा आसान है सर, इसमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत ही नहीं है ना। चलो एक स्टेप लोग और आगे बढ़ते हैं। y को बच्चे में क्या लिख देता हूँ, x² प्लस 5x प्लस 6। क्या ये फंक्शन की कैटेगरी में आता है? यस सर। भाई देखो, हम लोग जो फिज़िक्स में बात करेंगे वो फंक्शन बोलते हैं, मैथ्स वाले सर से बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, वो एक वर्ड यूज़ करेंगे डोमेन, वो वर्ड यूज़ करेंगे रेंज, बहुत सारी चीज़ें। रेंज क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, वो सब आप सर से पढ़ेंगे आगे चल के, और मैं नहीं पढ़ा रहा, इसका मतलब नीट के बच्चों को और 11th में ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। मैथ्स के सर आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। मैं केवल बात करूँगा फंक्शन की। अब अगर मैं x को बढ़ाता हूँ तो x के बदलाव से क्या आपको लगता है y में चेंज आएगा? यस सर, x के चेंज होने से y में चेंज आएगा, और अब नया y मेरे पास y प्लस डी वाई आ गया। सर ये तो थोड़ा टफ होता जा रहा है, ट्राई करते हैं। इसको लिखते हैं x², इसको लिखते हैं 2dx², a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो x² प्लस dx² प्लस 2x dx प्लस 5x प्लस 5dx प्लस 6, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई y प्लस डी वाई। अच्छा, y आपको क्लियर है भाई, यहाँ से क्या होना चाहिए, ये वैल्यू हम y के लिख सकते थे यहाँ पर। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस डी वाई। अब हमें एक चांस लग रहा है x² प्लस 5x प्लस 6 आप एक साथ लिख लीजिए, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये आपके पास जो बचा वो टर्म ऐसा आ गया जिसमें से अगर मैं dx कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 5 प्लस dx। ओके, अब आपको ये क्लियर है कि ये जो टर्म आपने लिखे हैं ये पूरा टर्म आपका कैंसिल हो गया, x² प्लस 5x प्लस 6 पूरा कैंसिल। आपको एक चेंज मिल रहा है, किसका? y का चेंज। किससे रिलेट हो रहा है? dx से, और ब्रैकेट में क्या आ गया 2x प्लस 5 प्लस dx। अब आपके मन में थोड़ा सा एक लड्डू फूटेगा से, तो बहुत बढ़िया चीज़ आ गई सर, रेशियो, आउटपुट के चेंज और इनपुट के चेंज का रेशियो, और ये वैल्यू आपके पास आई 2x प्लस 5 प्लस dx। अब आपने जिस दिन के लिए dx को जन्म दिलाया था भैया, तुम आए क्यों थे? वो इसीलिए आए थे क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो dx है बहुत छोटा सा चेंज है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, है ना। वो याद आ रहा है सैलरी वाला एग्जाम्पल। तो इससे ये तो नेग्लिजिबल है, तो भाई इसको जब नेग्लिजिबल है तो नेग्लिजिबल मानो ना, ज़ीरो लिखो ना, तो आंसर डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। तो अब हमारे पास ये टर्म आया कि जो मेरा रेट है वो 2x प्लस 5, ये प्लस है या माइनस है ये तो x की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा, पर एक चीज़ पक्का हो गया सर, इस बार रेट आपका वेरिएबल है। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 मान लूँ तो ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की +11 आएगी,
मतलब x इक्वल टू 3 पे ये +11 के रेट से चेंज हो रहा होगा। ओके, नो डाउट इस बार स्टेप आप वैसे नहीं ले पाएंगे जो अभी बोल दिया था 1 का चेंज और 2 का चेंज, नहीं नहीं, 0.001 का चेंज करेंगे तो dy में 0.11 इंटू 0.001 का चेंज आएगा। क्लियर? तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया, किसके साथ? इस फंक्शन के साथ। सर हम लोग अगर और इसे टफ लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं, है ना। कोई कैलकुलस की बहुत ज़्यादा, आपको एक गांव का आदमी भी कैलकुलस के क्वेश्चन कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अगर उसे चीज़ें नहीं आती है तो भी कर लेगा। x³ लिखा, 5x² लिख दिया, 6x लिख दिया, 8, अब इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो भाई आपने कहा कि सर अगर मैं x में चेंज लाता हूँ तो x प्लस डी एक्स होल क्यूब, 5x प्लस डी एक्स होल स्क्वायर, 6x प्लस डी एक्स, है ना, प्लस 8, और y में चेंज आ गया y प्लस डी वाई। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब सबको याद है क्या होता था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आप अगले को देखोगे तो 5x² प्लस 5dx² प्लस 10x dx, ये आपने a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया, a² प्लस b² प्लस 2ab और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेंदी है पर, है ना, जब रूट टफ होगी तो डेस्टिनी में मज़ा आएगा, एंड रिजल्ट मज़ेदार आएगा ना। तो 6x प्लस 6dx और 8, और इधर बेचारा dy जिसको आप कह रहे हैं y का चेंज। हाँ, इस बार y आप लिख सकते हैं, कितना होगा, x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 8। अब आपको मेरे ख्याल से बात क्लियर है, यहाँ पे क्या करना है, x³ कैंसिल, 5x² कैंसिल, 6x भी आपको ढूंढेंगे, ये मिल गया, और 8 भी कैंसिल। एक तरीके से dy तो निकालना बड़ा आसान काम था सर, ये तो कुछ करना ही नहीं है, बस बढ़ाओ और घटाओ। तो dy आ गया dx³ प्लस 3x dx ब्रैकेट में x प्लस dx। अभी हम केवल टर्म्स इकट्ठा करते हैं, 5dx² प्लस 10x dx प्लस 6dx। ओके, सब आ गया, है ना, पूरी अटेंडेंस हो गई, सब है। dx³ है, 3x dx, x प्लस dx है, 5dx², 10x dx। अब आपका जो काम था भाई वो तो भाई पहले कर लीजिए, dy बाई डी एक्स आ गया। dy बाई डी एक्स निकालते आपके पास वैल्यू आ गई, एक आ गई 6, एक आ गई 10x, है ना, एक आ गई 5dx, एक आ गई 3x इंटू एक्स प्लस डी एक्स, और एक आपके पास आ गई dx²। ठीक है ना। अब आप अगर इसे अच्छे से लिखेंगे तो जो जो टर्म आपके dx वाले हैं उनको एक जगह इकट्ठे कर लीजिए, 10x प्लस 6, 10x प्लस 6 प्लस 3x²। अब जो आपके पास बचता है बच्चे वो आता है 3x dx प्लस dx² प्लस 5dx। ओके, तो आपके पास जो बेटा रिलेशन आया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इस टर्म को ऐसे अच्छे से लिख लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3x² प्लस 10x प्लस 6। अब बच्चे आप इसमें से क्या करिए, dx कॉमन ले लीजिए। अभी अंदर देखिए तो सही, 3x आ गया आपके पास, dx बचा और 5 बचा। ओके, आप यहाँ पे 3x के सामने dx को ड्रॉप कर सकते हैं, ये चीज़ 0 हो गई। ठीक है, स्टेप वाइज ही चलना है, हम चाहें तो स्टेप छोड़ सकते हैं पर अभी नहीं। dx आपके वैल्यू क्या आ गई, 3x प्लस 5। जब आप इसको लिखेंगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इस वैल्यू को 3x² प्लस 10x प्लस 6 लिखा। ओके, और आपका रिलेशन आ गया बेटा 3x dx प्लस 5 dx। ओके, तो 6 के सामने अगर मैं देखूँ तो 5 dx वाली वैल्यू भाई कांस्टेंट रिलेट किया, 6 एक वैल्यू थी, उसके सामने 5 dx एक छोटी वैल्यू थी, इसको हटा दिया। 10x प्लस 3x dx में अगर मैं x बाहर निकालता हूँ तो 10 प्लस 3 dx होगा, तो x वाले केस में आपका ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो रिलेशन बचता है वो आपके पास आ गया 3x² प्लस 10x प्लस 6। ओके, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू द x बेटा आता है आपके पास, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3x² प्लस 10x प्लस 6 आ गई। तो आपने dy बाई डी एक्स बच्चे यहाँ पे निकाला।
तो ये आपका y का चेंज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था तो ये आंसर आया। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्या हम लोग इस तरीके से ही हमेशा सॉल्व करेंगे? नहीं सर, ये मेथड नहीं है। हम लोग dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आगे से कुछ रूल्स पढ़ेंगे और वो रूल्स हमें हेल्प करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने में, dA बाई डी आर निकालने में, dx बाई डी टी निकालने में, dv बाई डी टी निकालने में। अगर भाई कॉमर्स में जाए तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इन्फ्लेशन रेट निकालने में। हर जगह आपको ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, है ना। सिंपल से रूल हैं जो हमारे 11th की नैया पार लगा देते हैं, और नीट में जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है वो सारे आपके हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग इसका जो 4th पार्ट होगा उसमें डिफ्रेंशिएशन को कंक्लूड करेंगे।